दरियाए कैरिबियन और लातीनी अमेरिका के समंदरों में आज जो कशीदगी दिखाई दे रही है वो महज दो ममालिक का तनाज़े नहीं बल्कि ये इस आलमी खेल का हिस्सा है जिसमें अमेरिका हर उस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करता जो उसके सामने सर झुकाने से इनकार करे। आज अगर अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े जंगी बहरी जहाज को वेनेजुएला के किनारों तक ले आया है तो इसकी वजूहात मंशियात के खोखले बहाने नहीं बल्कि एक बार फिर रजीम चेंज का रवायती मंसूबा है। ये धमकी है, एक वाज़े पैगाम कि अगर वेनेजुएला झुकता नहीं तो इसे झुकाया जाएगा। ये बहरान महज एक जंगी खेल नहीं, ये इस आलमी निज़ाम की झलक है जहां ताकतवर रियासतें कमज़ोर ममालिक के मुस्तकबिल का फैसला करती हैं। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। दरियाए कैरिबियन और लातीनी अमेरिका के समंदरों में आज जो कशीदगी दिखाई दे रही है वो महज दो ममालिक का तनाज़े नहीं बल्कि ये इस आलमी खेल का हिस्सा है जिसमें अमेरिका हर उस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करता जो उसके सामने सर झुकाने से इनकार करे। वेनेजुएला के गिर्द समंदरों में फौजी बेड़ों की तेज़ी से बढ़ती हुई सरगर्मियां दरअसल इसी साम्राज्य ज़हनियत का अक्कास हैं जिसने इराक, लीबिया, पनामा, निकारागुआ, चिली, ग्वाटेमाला और अफ़गानिस्तान जैसे ममालिक को जंग, तबाही और सियासी इंतशार का मैदान बनाया। आज अगर अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े जंगी बहरी जहाज़ को वेनेजुएला के किनारों तक ले आया है तो इसकी वजूहात मंशियात के खोखले बहाने नहीं बल्कि एक बार फिर रजीम चेंज का रवायती मंसूबा है जिसे वाशिंगटन हमेशा किसी न किसी बहाने के पीछे छुपाता आया है। अमेरिका ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा और जदीद तरीन बहरी जहाज़ USS जेराल्ड आर फोर्ड वेनेजुएला के करीब तैनात किया है। ये वही जंगी देव है जिसमें 90 से ज़्यादा जंगी तैयारे, हेलीकॉप्टर, निगरानी के सिस्टम्स और जदीद असला मौजूद है। 4000 से ज़ायद एहलकारों के साथ ये जहाज़ महज एक ऑपरेशन के लिए नहीं लाया गया बल्कि एक पूरी हुकूमत को गिराने की बिलवास्ता तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। अगस्त से अब तक वाशिंगटन 10,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी वेनेजुएला के पास तैनात कर चुका है जो गुज़िश्ता कई दहाइयों की सबसे बड़ी अस्करी तैनाती है। इसके साथ ही एक मिसाइल बरदार डिस्ट्रॉयर, मेरी मरीन फोर्सेस और एक जौहरी आबदोज़ पहले ही खित्ते में मौजूद हैं। ये ताकत का मुजाहिरा नहीं, ये धमकी है, एक वाज़े पैगाम कि अगर वेनेजुएला झुकता नहीं तो इसे झुकाया जाएगा। सितंबर से अब तक अमरीकी फ़िज़ाई हमलों में जनूबी अमेरिका के पानियों में कम से कम 76 अफराद हलाक हो चुके हैं। वाशिंगटन का मौक़िफ़ ये है कि ये लोग मंशियात फ़रोश थे और ये कार्रवाइयाँ ड्रग वॉर का हिस्सा हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई मंशियात रोकने के लिए कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जैसी भारी जंगी मशीनरी तैनात की जाती है? क्या ड्रग स्मगलिंग के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए दुनिया के सबसे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत थी? या फिर ये सब कुछ एक और रजीम चेंज ऑपरेशन का आगाज़ है? हक़ाइक़ तो कुछ और ही बताते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमरीकी हमलों को माविराए कानून कत्ल करार दिया है और ये भी हकीकत है कि अमरीकी इदारे ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशंस के मुताबिक 74% कोकेन बहरुल काहिल के रास्ते अमेरिका पहुंचती है, यानी वो रास्ता जो वेनेजुएला से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके अलावा जिस फैंटनिल का बहाना बनाकर ये जंग छेड़ी गई है वो जनूबी अमेरिका में बनता ही नहीं बल्कि ज़्यादातर मेक्सिको में तैयार होता है। इसलिए ये कहना गलत नहीं कि वाशिंगटन का ड्रग बयानिया एक पुराना बहाना है जिसे अब एक नई जंग का जवाज़ बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने अमरीकी ताकत के जवाब में बरी, बहरी, फ़िज़ाई, दरियाई
اور میزائل فورسز پر مشتمل ایک ہمہ گیر عسکری مظاہرے کا اعلان کیا ہے۔ ان مشقوں میں عام شہری ملیشیا سے لے کر 2 لاکھ فوجی شامل ہیں۔ مادورو نے واضح کیا ہے کہ وہ امریکی سامراجی دھمکیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ روس نے بھی وینزویلا کو دفاعی نظام اور میزائل ٹیکنالوجی فراہم کی ہے، جس کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ یہ تنازع صرف امریکہ اور وینزویلا کا نہیں بلکہ ایک بڑی عالمی صف بندی کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ امریکہ کیا چاہتا ہے؟ یہ سوال اس پوری کہانی کی جڑ ہے۔ امریکہ خود کو عالمی سپر پاور ضرور کہتا ہے، مگر اس کی طاقت کی بنیاد صرف فوجی صلاحیت نہیں، اس کی اصل طاقت دنیا کے مختلف خطوں میں قائم ان سیاسی، معاشی اور عسکری ڈھانچوں میں ہے جہاں وہ حکومتوں کو کنٹرول کرتا ہے، وسائل پر قبضہ کرتا ہے اور اپنے ڈالر، اپنی مارکیٹس اور اپنی ملٹی نیشنل کمپنیوں کی راہ ہموار کرتا ہے۔ لاطینی امریکہ اس میں سب سے اہم خطہ رہا ہے۔ مونرو ڈاکٹرائن سے لے کر آج تک امریکہ نے واضح کر رکھا ہے کہ ویسٹرن ہیمسفیئر اس کے اثر و رسوخ کے دائرے میں ہے، اور کوئی بھی ملک، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی نظریہ جو واشنگٹن کی مرضی کے خلاف ہو، اسے یا تو سزا دی جاتی ہے یا اکھاڑ پھینکا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ 1 صدی میں لاطینی امریکہ میں بے شمار حکومتوں کو امریکہ نے گرا کر اپنے من پسند آمر مسلط کیے۔ 1954 میں گوئٹمالا، 1973 میں چلی، 1980 کی دہائی میں نکاراگوا اور ایل سلواڈور، پاناما پر حملہ، یہ سب اسی امریکہ کی داستانیں ہیں۔ اس تاریخ کو دیکھتے ہوئے اگر آج واشنگٹن وینزویلا کی منتخب حکومت کو گرانا چاہتا ہے تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اصل مسئلہ وینزویلا کا نظریہ ہے، ایک ایسا نظریہ جو امریکی مفادات کے خلاف کھڑا ہے۔ وینزویلا تیل کے دنیا کے سب سے بڑے ذخائر رکھتا ہے اور اس کے پاس ایسے اسٹریٹجک وسائل ہیں جو واشنگٹن کی کارپوریٹ طاقتوں کے لیے بے حد قیمتی ہیں۔ امریکی کمپنیاں چاہتی ہیں کہ وہ وینزویلا کا تیل آزاد منڈی کے نام پر ان کی جیبوں میں جائے، لیکن مادورو حکومت، شاویز کا وراثتی نظام اور بولیویرین انقلاب اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کو وینزویلا کا موجودہ نظام کانٹے کی طرح چبھتا ہے۔ امریکہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ روس، چین اور ایران جیسے ممالک لاطینی امریکہ میں قدم جمائیں۔ وینزویلا ان ممالک کا قریبی دوست ہے اور واشنگٹن کو خوف ہے کہ اگر وینزویلا مضبوط رہا تو پورا خطہ امریکی اثر سے آزاد ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مادورو حکومت کو ہٹانا امریکہ کی اسٹریٹجک ترجیحات میں شامل ہے۔ واشنگٹن سمجھتا ہے کہ اگر وہ وینزویلا میں آزادانہ حکومت لگا دیتا ہے تو پوری لاطینی امریکہ دوبارہ اس کے کنٹرول میں آ جائے گا۔ لیکن وینزویلا کے اندرونی حالات امریکہ کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں۔ معاشی بحران، افراط زر، سیاسی کشیدگی، بدعنوانی اور حکومتی کمزوریاں، واشنگٹن ان سب کو استعمال کر رہا ہے۔ جیسے عراق میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا جھوٹ گھڑا گیا، لیبیا میں انسانی حقوق کا بہانہ بنایا گیا، افغانستان میں دہشت گردی کا کھیل رچایا گیا، اسی طرح وینزویلا کے لیے منشیات کا بیانیہ تیار کیا گیا ہے جس کے ذریعے امریکی عوام کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ ایک جائز جنگ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ امریکہ کو لاطینی امریکہ پر کنٹرول کی اتنی جلدی کیوں ہے؟ وجہ سادہ ہے، وسائل، جغرافیہ، مارکیٹس اور عالمی طاقت کی سیاست۔ لاطینی امریکہ دنیا کا سب سے اہم معدنی خطہ ہے جہاں لیتھیم، قدرتی گیس، تیل، قیمتی دھاتیں، سب کچھ موجود ہے۔ اگر یہ وسائل چین، روس یا مقامی ریاستوں کے پاس رہے تو امریکہ کی عالمی معاشی برتری خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس لیے واشنگٹن ہر اس ملک کو نشانہ بناتا ہے جس کی پالیسی آزاد ہو۔ بولیویا میں مورالیس کی حکومت، برازیل میں لولا کے خلاف سازشیں، کیوبا پر پابندیاں، یہ سب اسی پالیسی کا حصہ ہیں۔ وینزویلا کے خلاف امریکی بیانیہ تب مزید مشکوک ہو جاتا ہے جب واشنگٹن آج تک
एक भी ठोस सबूत पेश नहीं कर सका कि इसने जिस कश्ती पर बमबारी की वो वाकई ही मंशियात से भरी हुई थी। ना मरने वालों की शनाख्त बताई गई, ना ये बताया गया कि ये कार्रवाइयाँ किस कानूनी इख्तियार के तहत की गईं। ये वो जंग है जो बैनुल-अक़वामी कानून के ख़िलाफ़, इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ और बुनियादी रियासती खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ लड़ी जा रही है। यही वजह है कि फ़्रांस तक ने इसकी मज़म्मत की है। अमरीकी धमकियों के बाद वेनेज़ुएला ने मुल्क भर में 5000 रूसी साख्ता मिसाइल तैनात किए हैं। फ़ौज हाई अलर्ट पर है और हुकूमत ने एक नया दिफाई कानून नाफिज किया है, जिसके ज़रिए तमाम फ़ौजी और शहरी फोर्सेस को एक मुत्तहिद कमांड के मातहत कर दिया गया है। मुल्क गिर अस्करी मशकों का मकसद न सिर्फ अमेरिका को पैगाम देना है, बल्कि अपने लोगों को एतमाद देना भी है कि अगर कोई बैरूनी हमला हुआ तो वेनेज़ुएला पीछे नहीं हटेगा। लेकिन इस बहरान का सबसे खौफनाक पहलू ये है कि एक गलत फहमी, एक गलत फैसला, एक गलत कदम दोनों ममालिक को बराह रास्त जंग की तरफ धकेल सकता है। वेनेज़ुएला की फ़ौज अगरचे कमज़ोर है, लेकिन वो गुरीला जंग में जा सकती है, बिल्कुल इराक 2003 के बाद जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। और ये वो जंग होगी जिसे ना अमेरिका जीत सकेगा और ना खित्ता बर्दाश्त कर सकेगा। लेकिन वाशिंगटन में बैठे फैसला साजों को इसकी भी परवाह नहीं। इनके लिए अहम सिर्फ एक बात है, ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना, अपनी कंपनियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना और हर उस हुकूमत को सज़ा देना जो अमरीकी साम्राज्यत के आगे डट जाए। आखिर में एक हकीकत हमें याद रखनी चाहिए कि कौमें कमज़ोर उस वक्त होती हैं जब वो बैरूनी ख़तरे के बजाय अंदरूनी इंतशार में मुब्तला हों। अमेरिका जानता है कि वेनेज़ुएला को बैरूनी हमले से नहीं बल्कि अंदरूनी अदम इस्तेहकाम से नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए वाशिंगटन मुआशी पाबंदियों, सफारती दबाव, मीडिया प्रोपेगेंडा और सियासी शोरिश पैदा करके वेनेज़ुएला को अंदर से खोखला करने की कोशिश कर रहा है, ताकि अवाम खुद हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और अमेरिका को बराह रास्त हमले की ज़रूरत ही ना पड़े। ये बहरान महज एक जंगी खेल नहीं, ये इस आलमी निज़ाम की झलक है जहां ताकतवर रियासतें कमज़ोर ममालिक के मुस्तकबिल का फ़ैसला करती हैं, जहां वसाइल पर कब्ज़े के लिए जमहूरियत, इंसानी हुकूक और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। वेनेज़ुएला इस वक्त इसी साम्राज्यी निज़ाम के मुकाबिल खड़ा है, अकेला मगर सीना तान कर। और ये कशीदगी दुनिया को ये बता रही है कि साम्राज्य कभी नहीं रुकता, वो सिर्फ शक्ल और जवाज़ बदलता है। अमेरिका की लातीनी अमेरिका में मुदाखलत की ये ताज़ा तरीन किस्त शायद आने वाले बरसों में एक बड़े तनाज़े का पेश ख़ैमा साबित हो। लेकिन एक चीज़ यकीनी है, वेनेज़ुएला की अवाम चाहे मादुरो की हिमायत करें या मुखालफत, बैरूनी हमले को कभी कबूल नहीं करेंगे। और अमरीकी साम्राज्यत जितनी भी ताकतवर हो, इसका मुकाबला हमेशा इस हकीकत से पड़ेगा कि कौमें अपनी आज़ादी आसानी से नहीं छोड़ती। यही इस बहरान का असल सबक है। जंगें ताकत से शुरू ज़रूर हो जाती हैं, मगर ख़त्म हमेशा आवाम के जज्बे से होती हैं। लेकिन असल सवाल यही है, आखिर अमेरिका को लातीनी अमेरिका से इतनी बेचैनी क्यों है? वजह बिल्कुल वाज़ेह है। वाशिंगटन को इस हकीकत ने हमेशा खौफज़दा रखा है कि अगर कभी लातीनी अमेरिका अपनी आज़ाद सियासी सिमत और ख़ुद मुख्तार मुआशी पॉलिसियाँ अपनाने में कामयाब हो गया तो अमरीकी साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। वेनेज़ुएला में बोलिवियन इनकलाब, बोलिविया में मेहनत कशों की हुकूमत, चिली में बाएं बाजू का उभार, ये सब अमेरिका के लिए सियासी बुखलाहट का बाइस है, क्योंकि ये वो खित्ता है जहां अमेरिका ने हमेशा अपना पिछवाड़ा यानी बैकयार्ड समझा है और किसी भी आज़ाद आवाज़, किसी भी खुद मुख्तार फैसला साजी, किसी भी गैर अमरीकी इत्तेहाद को वो बराह रास्त अपने इक़्तिदार के लिए ख़तरा समझता है। यही वजह है कि वाशिंगटन आज भी वही पुराना खेल खेल रहा है, फौजी दबाव, मीडिया प्रोपेगेंडा, इक़्तिसादी घेराव और सिफारती तन्हाई, ताकि कोई भी मुल्क अपनी मर्ज़ी की सिमत इख्तियार ना कर सके। अमरीकी साम्राज्यत का सबसे ख़तरनाक पहलू ये है कि वो अपने इक़दामात को हमेशा जमहूरियत, आज़ादी
और इंसानी हुकूक जैसे खूबसूरत अल्फाज में लपेट देता है, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। ये मुदाखलतें ना तो जमहूरियत लाती हैं और ना ही आवाम को आज़ाद करती हैं, बल्कि ये मुल्कों को तकसीम करती हैं, इदारों को तबाह करती हैं, मईशतों को मफलूज कर देती हैं और दहाइयों तक खाना जंगी की बुनियाद रखती हैं। वेनेज़ुएला के ख़िलाफ़ मौजूदा फ़ौजी दबाव भी इसी साम्राज्यी ज़हनियत का तसलसल है। अमेरिका जानता है कि खुद मुख्तार वेनेज़ुएला खित्ते के दूसरे ममालिक के लिए मिसाल बन सकता है, और यही वो चीज़ है जो वाशिंगटन को किसी कीमत पर गवारा नहीं। यही वजह है कि अमेरिका एक बार फिर अपने पुराने नुस्खे पर चल रहा है। बैरुल काइल के पानियों में जंगी जहाज़, काराकॉस पर इक्तसादी पाबंदियाँ और आलमी मीडिया के ज़रिए मुसलसल शैतानी प्रोपेगेंडा, ताकि दुनिया को ये बावर कराया जाए कि वेनेज़ुएला की आज़ादी एक जुर्म है और अमेरिका का हमला एक नागुज़ीर ज़रूरत है। आखिर में हकीकत एक ही है, लातीनी अमेरिका वो मैदान है जहां अमरीकी साम्राज्य ने एक सदी से ज़्यादा अरसे तक अपने पंजे गाड़े रखे, मगर अब ये खित्ता खामोश नहीं रहेगा। आज ना वेनेज़ुएला झुकेगा, ना क्यूबा, ना बोलिविया, ना निकारागुआ, क्योंकि ये वो कौमें हैं जो जान चुकी हैं कि अमरीकी जमहूरियत का मतलब सिर्फ अमरीकी मफाद है और अमरीकी आज़ादी का मतलब सिर्फ अमरीकी गलबा है। वाशिंगटन चाहे कितने ही जंगी बेड़े उतार ले, कितनी ही पाबंदियां लगा दे या मीडिया के ज़रिए कितनी ही झूठी कहानियां बेचे, एक बात तय है, साम्राज्य का दौर अब ढल रहा है और दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही है, जहां कौमें अपने फैसले खुद करेंगी, ना कि किसी दूर बैठे आलमी ताकत के हुक्म पर। आज लातीनी अमेरिका की मज़ामत सिर्फ एक खित्ते की जद्दोजहद नहीं रही, ये इस पूरी दुनिया की आवाज़ है जो जंगों, कब्ज़ों, मुआशी ब्लैकमेलिंग और आलमी बदहज़मी से तंग आ चुकी है। और जब कौमें फ़ैसला कर लें कि वो आज़ाद रहेंगी, तो कोई सुपर पावर चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, उन्हें ग़ुलाम नहीं बना सकती। यही इस दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है और यही अमरीकी साम्राज्य का सबसे बड़ा खौफ है। मुझे डॉक्टर अकमल सुमरो को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।